नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया में। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर एक दो सवाल आ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है उसके साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विद्यालय और विक्रमशिला विद्यालय में कि कौन सी जो विश्वविद्यालय है किस काल में तैयार हुआ है। उन सब के बारे में हम आज के वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखी हूँ, इन पॉइंट के आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए चलते आज के हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के बारे में स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो कौन से काल में बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि इन पर जब सवाल पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो तक्षशिला विद्यालय है, तक्षशिला, ठीक है, ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है। फिर है इसके बाद नालंदा, ठीक है, ये दूसरा और विश्वविद्यालय है, विश्व विख्यात है, यहाँ से दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसके बाद है विक्रमशिला, क्योंकि हमें तीनों ये जो विश्वविद्यालय पता होते हैं, लेकिन कौन सा विश्वविद्यालय किस काल में बना है इसके बारे में हमें कंफ्यूज होता है। तो बता दूं, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है मौर्य काल में बना हुआ है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बना है। वही नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त काल में बना है, गुप्त काल में। और विक्रमशिला जो है पाल वंश के काल में बना है, ठीक है। तब ये मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये जो बना है कुमारगुप्त। उसके बाद देखेंगे विक्रमशिला का जो है वो है गोपाल किसमें। अब बहुत सारे बच्चों को यह सवाल होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है मौर्य काल के पहले भी हुआ करता था। जब हम बिंदुसार के बारे में पढ़ते थे, जब गौतम बुद्ध के जो समकालीन थे बिंबिसार, उनके बारे में, तो उनके दरबार में चरक नाम का जो था, ठीक है, तो वो जो था जीविक, सॉरी चरक नहीं जीविक था। तो जो जीविक था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ता था। मैंने जब गौतम बुद्ध के बारे में एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जीविक नाम का जो वैद्य था, कौन सा, जीविक। तो मैं बता दूं कि ये जो तीनों विश्वविद्यालय है ये रिबुल्ट बने हुए हैं, क्योंकि ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो पहले बना था, बाद में उसका पुनर्स्थान जो है फिर पुनर्बांधनी जो है वो मौर्य काल में हुई है। और नालंदा विश्वविद्यालय की भी जो रिबुल्ट है ये 3 बार हो चुका है, ठीक है। पहला तो गुप्त काल में, दूसरा जो है हर्षवर्धन काल में, और तीसरा जो है पाल वंश के काल में, ठीक है। तो इसके बारे में आगे देखने वाले हैं, लेकिन अब आप इतना ध्यान में रखिएगा कि तक्षशिला कब बना है तो मौर्य काल में, और ये नालंदा गुप्त काल में, विक्रमशिला जो पाल काल में, क्योंकि युग में जुड़ाव में ही आ जाता है, ठीक है, जोड़िया लगाओ, इसमें सवाल पूछे जाते हैं जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। तो हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का द्वितीय बड़ा विश्वविद्यालय है, द्वितीय प्राचीन विश्वविद्यालय। तो भारत के अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ठीक है। प्राचीन विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए भारत का तो ये द्वितीय स्थान पे आता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय है तो वो कौन है, नालंदा विश्वविद्यालय है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो है पॉइंट पहला है कि जो स्थापना कब हुई है, तो इसकी जो स्थापना है वो 5वीं सदी में हुई है, 450 ईस्वी 450 से 470 के दरमियान हुई है, मतलब 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त गुप्त काल, जिसे हम स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमारे स्वर्ण युग का नालंदा विश्वविद्यालय कोहिनूर है, ठीक है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि पहले से ही हम जो भारतीय हैं वो बहुत टैलेंटेड रहे हैं, लेकिन हमारे आपसी झगड़ों की वजह से या फिर आपसी असमंजस की वजह से जो है हम आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारे इतिहासकार जो हुए हैं उन्होंने पहले से इतिहास लेखन नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, और उसके साथ साथ इतना बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ बहुत सारी किताबें थी, इतना सारा नॉलेज होने के बाद भी हमें अवेयरनेस नहीं थी। हमें अवेयरनेस की लेस की वजह से हम पिछड़े इसमें आ गए हैं, नहीं तो आज हम दुनिया की महान सत्ता में शामिल हो जाते। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसकी जो स्थापना है वो
450 से 470 के दरमियान 5वीं शताब्दी में हुई है। गुप्त काल के जो शासक थे कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय होने से पहले कि विहार हुआ करता था, ठीक है, ये विहार हुआ करता था। अगर आपको पता हो तो भारत में 2-3 चीनी यात्री आए हैं। पहला तो है फाहियान, दूसरा है हेनसांग और तीसरा है इत्सिंग, ठीक है। ये दोनों तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर से फाहियान और हेनसांग की मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो फाहियान है ये भी गुप्त काल में ही भारत में आए थे। ये कब आए थे देखिए, गुप्त काल में। और हेनसांग कब आए थे, तो वर्धन काल में आए थे। लेकिन इन दोनों की जो प्रवास वर्णन है, तो हेनसांग के प्रवास वर्णन में और इत्सिंग के प्रवास वर्णन में हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती, क्योंकि हेनसांग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहा है, 2 साल रहकर उसने पढ़ाई की है। लेकिन फाहियान गुप्त काल में ही आया है। नालंदा विश्वविद्यालय कब बना है, गुप्त काल में ही बना है। देखिए, क्योंकि आयोग के जो सवाल है आजकल बहुत कठिन होते चले गए हैं, तो आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसलिए मैं आपको इस बारे में बता रही हूँ कि फाहियान जो गुप्त काल में आया है। लेकिन फाहियान के काल में नालंदा विश्वविद्यालय बना नहीं था, क्योंकि फाहियान जब आया तो विक्रमादित्य का काल था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, उनके काल में फाहियान आया था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कब बना, कुमारगुप्त के काल में, ठीक है। तो उनके काल में हेनसांग जो था वर्धन काल में था, हर्षवर्धन काल में, तब नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका था। फाहियान के काल में वो बना नहीं था, वो सिर्फ विहार था जहाँ बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। तो वही उसका जो पुनर्स्थान है या फिर उसको बड़ा करने का जो श्रेय है वो कुमारगुप्त को जाता है। ये और हर्षवर्धन काल में बन चुका था, इसलिए हेनसांग को इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इत्सिंग जब आया तब भी नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ था, इसलिए इत्सिंग जो है इसको भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए हेनसांग और इत्सिंग के प्रवास वर्णनों में हमें नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी मिलती है, तो फाहियान के फोयोक्यों में इसकी जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। यहाँ पे बहुत सारी किताबें थी, दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए लोग आते थे। उसके बाद स्थापना तो हम देख चुके हैं, इसकी स्थापना कब की गई है, तो 5वीं सदी में की गई थी। कब से था, 450 से 470 के बीच। अब इसका अर्थ देखेंगे हम कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या था। मैंने पहले बताया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये पहले विश्वविद्यालय नहीं था, तो ये पहले एक विहार था, छोटा सा विहार था जहाँ पे बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा होने के बाद भी यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो उनको धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सभी शास्त्रों की यहाँ पे अध्ययन करवाते थे। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय से निकले हुए जो बच्चे थे वो बौद्ध धर्म की धर्म प्रचार के लिए काम करते थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में जो बच्चे निकलते थे बाहर पढ़ के, तो वो बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने का काम किया करते थे। देखिए, उस काल में, अभी हम तो इस 21वीं सदी में हैं जहाँ विज्ञान के युग में, लेकिन 5वीं शताब्दी में या फिर उसके पहले भी जो नालंदा विश्वविद्यालय है या फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सभी वैज्ञानिक जो चीजें इनके बारे में पढ़ाते थे। मतलब वैज्ञानिक जो भारत का हम देखते हैं अगर बेस, तो हम भारत की जो संस्कृति पहले से विज्ञान पे आधारित है, बस इतना फर्क है कि हमारी जो मूल तत्व है वो हमें मालूम नहीं, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और हम जो चीजें हमारी है वही चीजें बाहर गई है और उन चीजों पे प्रक्रिया होके फिर हम उसको स्वीकार रहे हैं और पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका अवलंबन करते हैं, जबकि वो ओरिजिनल में हमारी चीजें हैं, जो हमारी जो संस्कृति, हमारी जो तत्व है, हमारी जो नीति बता रही है वो बाहर जाके उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बदल होके फिर हम वो भारत में आ रही है। उसी प्रकार जो नालंदा विश्वविद्यालय का जब हम अर्थ देखते हैं तो देखते हैं कि नालन प्लस दान। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय 2 शब्दों से बना है, नालन प्लस दान से, नालन दान। तो जो नालन होता है इसका मतलब होता है कमल, कमल का फूल, ठीक है। कमल और दान का मतलब तो दान ही होता है। तो जो कमल होता है ये किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है। तो क्या होता है कि ज्ञान दान करने वाला, मतलब नालंदा का मतलब क्या है कि ज्ञान का दान करने वाला। तो ये विश्वविद्यालय था, तो ज्ञान का दान करने वाला विश्वविद्यालय,
या फिर विद्यालय, ठीक है। तो नालंदा का मतलब क्या है कि ज्ञान का दान करने वाला विश्वविद्यालय, ज्ञान का दान करने वाला विद्यालय मतलब होता है नालंदा विश्वविद्यालय। अब इसकी रचना के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसकी रचना जो थी उसमें क्या था कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी, मीनारें हुआ करती थी, 6 मंजिला इमारत हुआ करती थी, ठीक है, 6 मंजिला इमारत हुआ करती थी और इसमें बहुत सारे मीनारें हुआ करती थी। और मीनारें जो थी वो सादी सीधी नहीं थी, तो उसमें बहुत सारे नक्शी काम किए हुए थे। और यहाँ पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे ग्रंथालय, एक ग्रंथालय था, बहुत बड़ा ग्रंथालय था। आचार्यों के रहने के लिए इमारत हुआ करती, 4 मंजिला इमारत, 4 मंजिला इमारत, किसके लिए? आचार्यों के लिए। अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय को अच्छे से समझना है, अनुभव करना है, तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगी कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनको तो ये जो रचना है या फिर नालंदा विश्वविद्यालय है ये इजीली समझ जाएगा। लेकिन जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं या फिर जो कॉलेजेस के पढ़े हैं, तो उन्होंने एक बार अपने एरिया की या फिर जो भी अपनी यूनिवर्सिटी रही है वहाँ जाके उस प्लेस को एक बार विजिट करना चाहिए। आप उसकी रचनाओं के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखोगे तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी लेना सहज हो जाएगा और जल्दी समझेगा। क्योंकि जो विश्वविद्यालय की रचना हुई, आज के जो विश्वविद्यालय है या फिर जो यूनिवर्सिटीज है, उनकी जो रचना, उनका जो स्ट्रक्चर है वो 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में हमें देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी विश्वविद्यालय थी, यहाँ 8 कॉलेजेस थे, वो आ सकते थे। इतनी बड़ी जो विश्वविद्यालय थी, बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल था, उसमें 6 मंजिला थी, ठीक है। और 6 मंजिला ये विश्वविद्यालय थी, उसमें बहुत सारी मीनारें हुआ करती थी, मीनारों पे नक्शी काम किए हुआ करते थे। और साथ ही साथ आचार्यों के रहने के लिए भी 4 मंजिला निवास स्थान हुआ करता था, जो खपरेलों से बना हुआ करता था। इसके जो ग्रंथालय था, जिसे पुस्तकालय भी कहते हैं, तो जो ग्रंथालय था उसको धर्मगंज कहा करते थे, ठीक है, धर्मगंज। और धर्मगंज की 3 भवनें हुआ करती थी। पहला तो है रत्न सागर, दूसरा है रत्न दधी, तीसरा है रत्नरंजक, ठीक है। और इन तीनों में से एक जो था 9 मंजिला ऊंचा था, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि जो ग्रंथालय था वो ग्रंथालय को धर्मगंज कहा कहते थे। उसके 3 भवन थे, रत्न सागर, रत्नदी और रत्नरंजक। और इनमें से एक जो था वो 9 मंजिला था। विश्वविद्यालय 6 मंजिला था, उसमें से 4 मंजिला जो थे आचार्यों के लिए बनी हुई थी, खपरेल की बनी हुई थी, ठीक है। ये क्या थी? इसकी रचना थी। इसके बाद देखेंगे, देखिए साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे जो वृक्ष लगे हुए थे, वृक्षों के साथ आम्र वृक्ष लगे हुए थे, कमल के पुष्प लगे हुए थे, और बहुत सारे कुएं देखने को मिलेंगे आपको नालंदा विश्वविद्यालय में। बहुत सारे सरोवर बने हुए थे। वो क्यों बने हुए थे? अगर आप देखते हो रविंद्रनाथ जी टैगोर इनका जो शांति वन है, वहां पे भी जैसे वैदिक काल में पढ़ाया जाता था पेड़ पौधों के नीचे, तो उसी प्रकार का जो वातावरण है वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा। क्योंकि आजकल हम क्लास में देखते हैं कि 4 दीवार जो होते हैं, 4 दीवारों के अंदर जो होते हैं बच्चे होते हैं, टीचर होता है, प्रोजेक्टर के आधार से या फिर किसी के आधार से पढ़ाते हैं। लेकिन वो अध्ययन की जो मन लगना चाहिए या फिर जो इन्वायरमेंट है वो नहीं बन पाता है। अगर आप वो बाहर पढ़ाते हो तो बाहर पढ़ाने में जो ध्यान लगता है पढ़ाई में वो अलग ही होता है। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय का जो मनोरंजक वातावरण था, जहाँ आम्र वृक्ष लगे थे, कमल पुष्प लगे थे, साथ ही साथ बहुत सारे कुएं खुदे हुए थे, सरोवर बने हुए थे, वो सब इसकी रचना में आएगा। इसके बाद देखिए इसका जो स्वरूप था, इसका जो स्वरूप था आवासीय विश्वविद्यालय था। कैसा? आवासीय था ये। अब आवासीय मतलब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं या फिर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में तो बहुत सारे भिक्षु रहे होंगे या फिर हर एक प्रकार का जो इनका, चाहे नीति शास्त्र हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे आप उसका धर्म शास्त्र पढ़ते हो, चाहे आज का जो साइंस है, आप साइंस गणित, वो सब सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते थे। तो उन छात्रों के लिए रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा निरीक्षणालय था। निरीक्षणालय में मतलब जहाँ ज्योतिष विद्या पढ़ाई जाती थी, निरीक्षणालय, जहाँ में ज्योतिष विद्या पढ़ाई जाती थी, ठीक है, जहाँ में ज्योतिष विद्या पढ़ाई जाती थी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो विश्वविद्यालय है 8 इमारतों से बना था। इसकी में 8 कॉलेजेस आ जाएंगे, इतना बड़ा था,
कितना बड़ा था कि 8 कॉलेज आ जाएंगे इतना। उसमें से एक जो कॉलेज था वो सुमात्रा के जो राजकुमार है उन्होंने बालपुत्र देव कहाँ के थे, सुमात्रा के शासक थे। तो बालपुत्र देव ने भी यहाँ पे एक कॉलेज बनवाया था। ठीक है, ये सब कहाँ आएंगे, इसके स्वरूप के बारे में आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रबंधन कैसा था। तो आज जैसे हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो हमारे जो महत्वपूर्ण जो होते हैं अधिकारियों कौन होते हैं, सबसे हायर तो हमारे कुलगुरु होते थे। ठीक है, या फिर कुलगुरु होते हैं। तो कुलगुरु के समान ही यहाँ पे प्रबंधन का देखते हैं तो कुलपति हुआ करते थे या फिर आचार्य हुआ करते थे। तो जो कुलपति है उनकी जो नियुक्ति होती थी वो कौन करते थे, बौद्ध भिक्षु करते थे। बौद्ध भिक्षुगण जो होते हैं वो कुलपति की निर्वाचन करते थे और कुलपति के लिए 2 समितियां बनी होती है जो इनको हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो पहली जो समिति होती थी वो क्या करती थी, पाठ्यक्रम और शिक्षा के बारे में जानकारी लेती थी, पाठ्यक्रम और शिक्षा। ठीक है, और दूसरी जो समिति होती थी वो क्या करती थी, विश्वविद्यालय में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं या फिर आर्थिक बाजू जो है, आर्थिक और प्रशासकीय कार्य किया करती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 जो स्टूडेंट है एक साथ पढ़ सकते थे। कितने, 10,000। ठीक है, 10,000 टीचरों के पर, आचार्यों पर 2,000 आचार्य हुआ करते थे। 10,000 स्टूडेंट होते थे, छात्र, और 2,000 आचार्य। ठीक है, उसके बाद जो इसका जो कुलपति होता था बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। कुलपति की जो नियुक्ति है वो बौद्ध धर्म गुरु होते थे या फिर बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो करते थे और इनकी सहायता के लिए 2 समिति बनाई जाती थी। पहली समिति जो है पाठ्यक्रम और शिक्षा पे ध्यान देती थी, दूसरी जो है आर्थिक और प्रशासनिक कार्य पर। और इनकी अनुपस्थिति में आचार्य, जो प्रमुख आचार्य होते थे, प्रमुख आचार्य की नियुक्ति होती थी। जब कुलपति नहीं हुआ करते थे तब ये प्रमुख आचार्य जो है काम संभालते थे। ठीक है, कुलपति मतलब आज के जो कुल गुरु है, हमारे वाइस चांसलर होते हैं वो कुलपति, जिन्हें पहले कुलपति कहा जाता जो आज के कुल गुरु है। ठीक है, अगर वो नहीं रहे तो प्रमुख आचार्य मतलब आज के जो उप कुलगुरु होते हैं हमारे, उसी प्रकार। और उनके अंडर में जैसे, मतलब मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय समझना है तो आप एक बार अपने भी यूनिवर्सिटी में जाके देखें, वहाँ की संरचना के बारे में आप देखोगे तो ये जो टॉपिक है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आएगा ये चीज। उसके बाद देखेंगे कि इसके आचार्य, तो आचार्यों की नियुक्ति के लिए यहाँ 3 श्रेणी में बांटा गया था, पहली, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में। इन श्रेणी में उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी जो कौशल्य होते थे, योग्यता के अनुसार जो आचार्य हुआ करते थे उनको प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी दिया करते थे। यहाँ के जो आचार्य है वो बहुत बहुत बड़े आचार्य यहाँ पे हुए हैं, जैसे नागार्जुन है, स्थिर मूर्ति है, शीलभद्र है, चंद्रपाल है, धर्मपाल है, गुणमती है, अंगदेव है, ध्यानचंद्र है, प्रभामित्र है, वो सभी जो है। और वसुबंधु के बारे में आपको पता है कि गुप्त काल में राजकवि हुआ करते थे, दरबार में हुआ करते थे। किसके, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में जो रत्न हुआ थे तो रत्न वसुबंधु। ठीक है, वसुबंधु, इनके जो लेख हैं वो हमें गुप्त काल के बारे में, जो गुप्तकालीन बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी अगर लेनी हो तो वसुबंधु के लेख हमें बहुत उपयोगी पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है नागार्जुन है, अंग है, ज्ञानपाल है, धर्मपाल है, स्थिर मूर्ति है, ज्ञानचंद्र है, आर्यदेव है, जिन मित्र है, बहुत सारे जो है आचार्य ये हुआ करते थे। और इन सभी ये सभी जो थे प्रमुख आचार्य थे, क्योंकि जब नालंदा विश्वविद्यालय का समाप्ति हुई और उसका उत्खनन हुआ है तो जो नागार्जुन है इनके नाम के जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं, जहां नालंदा विश्वविद्यालय और इनका नाम मिला है। ठीक है, और शीलभद्र के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं वहां पे। सिक्के मतलब उसकी जो मोहर है वो प्राप्त हुई है, क्योंकि ये जो थे प्रमुख आचार्य हुआ करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो पढ़ाने का काम किया करते थे, प्रमुख थे। इनके लिए इसके बारे में शीलभद्र और नागार्जुन के बारे में इनकी मोहरें प्राप्त हुई है जब नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई हुई है जब। उसके बाद देखेंगे प्रवेश के नियम। तो यहाँ प्रवेश के नियम बहुत ही कठोर थे। आज जैसे हम किसी भी सिलेबस या फिर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस प्रकार हमारी एंट्रेंस एग्जाम होती है उसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय में अगर आपको प्रवेश लेना है तो वहाँ भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती थी, प्रवेश पूर्व परीक्षा देनी पड़ती थी।
कब? तो 5वीं शताब्दी में। आज जो क्रिया देखने को मिलती है एंट्रेंस एग्जाम, तो वही एंट्रेंस एग्जाम कब होती थी? 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में। वो इसलिए होती थी ताकि जो योग्य नागरिक है या फिर योग्य जो स्टूडेंट है, जो कैपेबल है यहाँ आने के लिए, वही आ सके। इसमें सिर्फ 20% 100 में से सिर्फ 20% स्टूडेंट जो छात्र है वो पास होते थे, और उन्हीं का नंबर जो है नालंदा विश्वविद्यालय में लगता था। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में आपको प्रवेश चाहिए तो आप में उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी गुणवत्ता उस प्रकार होनी चाहिए, आपकी बुद्धिमत्ता उस प्रकार होनी चाहिए। सभी को यहाँ प्रवेश नहीं मिलता था। एंट्रेंस एग्जाम में जो पास होता था उसी को वहाँ पे एग्जाम जो है प्रवेश मिलता था, और इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया थी वो बहुत कठोर थी। उसमें सिर्फ 20% लोग ही पास होते थे। इसका एक किस्सा आपको देखना मैं बताती हूँ कि एक इसके प्रवेश का ऐसा कि एक जो बच्चा था, एक उसको एडमिशन लेना था, तो यहाँ का प्रवेश जो था वो ऐसा कहा गया उस बच्चे के माँ बाप को कि बच्चे को एडमिशन तो देंगे, लेकिन बच्चे को सूरज निकलने से पहले नालंदा विश्वविद्यालय के जो गेट है वहाँ पे लाके रखना है, और इसके साथ कोई नहीं आएगा, और जो इसे छोड़ने के लिए आएगा वो वापस चला जाएगा, और बच्चे को पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है। जो इसको जब नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ लाते जाओगे तब उसने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसलिए जब वो बच्चे को लाएंगे उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा गया। जब अंदर गए तो उसको गेट पर बैठने के लिए कहा गया, गेट पर बैठा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हुई, फिर भी उस बच्चे को कहा गया कि अगर तुमने आंखें खोल के देखा तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। उस बच्चे को वहाँ एडमिशन लेना था, तो एक सुबह से दूसरी सुबह तक पूरे रात के एकदम शाम हो गई थी, तब वो बच्चा आंखें बंद करके ही वहाँ बैठा रहा। वहाँ से जब भिक्षु आए और उसको फिर उनको कहा कि नहीं, अभी तुम इस विश्वविद्यालय में जो एडमिशन लेने योग्य हो, उसको ले गए। इतनी कठोर थी कि जो तुम्हारी संयम की परीक्षा ली जाती थी, तुम्हारा धैर्य कैसे, तुम्हारी गुणवत्ता है, तुम्हारा डेडिकेशन कितना है, तुम कितने डेडिकेट हो हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, वो सब चेक किया जाता था। और उसके बाद देखेंगे अध्ययन पद्धति। आज की अध्ययन पद्धति कैसे है? प्रोजेक्टर के आधार से पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, वर्चुअल क्लासेस है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस है, उसी प्रकार वर्चुअल क्लासेस भी होते थे। प्रोजेक्टर की जो है ऐसे आज की इसमें देखने को मिलती है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब जो अध्ययन पद्धति वो कैसी हुआ करती थी? तो मौखिक व्याख्यान की पद्धति, मौखिक व्याख्यान, ठीक है। आज हमें बहुत सारी जो है सुविधाएं उपलब्ध है हमें पढ़ने के लिए। जो हमारी अध्यापन पद्धति होती है जिसमें चर्चा है, गट चर्चा है, समूह चर्चा है, बहुत सारी प्रकल्प पद्धति है। हम चाहे जैसे पढ़ना वैसे पढ़ सकते हैं, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम प्रोजेक्टर से पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे क्लास में हमारे जो टीचर होते हैं वो बहुत सारे साहित्य तंत्र का साधन जो है उसका यूज करके पढ़ाते हैं। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं था। जो छात्र हुआ करते थे उन्हें मौखिक जो है व्याख्यान दिया जाता था। वैदिक काल में भी पहले मौखिक व्याख्यान दिया जाता था, जिसको जो छात्र होते थे उनको ग्रहण करना होता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में भी वैसी जो पद्धति थी, जो गुरुजन होते थे, आचार्य होते थे, अपने छात्रों को जो है स्टूडेंट को व्याख्यान दिया करते थे, और स्टूडेंट को वो सब जो है ध्यान में रखना पड़ता था, ग्रहण करना पड़ता था। उसके साथ साथ ऐसा नहीं था कि मौखिक ही बताए थे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ग्रंथालय भी था। जो मैंने कहा है कि इसका ग्रंथालय बहुत बड़ा था, तो उस ग्रंथालय की जो पुस्तक थी उनकी व्याख्याओं से भी, किताबों से भी इनको पढ़ाया जाता था। लेकिन जो छात्र होते थे वो क्या करते थे कि मौखिक अध्ययन करते थे, और फिर जैसे नोट्स निकालते हैं उसी प्रकार अपने नोट्स निकालते थे, और उसी प्रकार जैसे इनकी बुक्स अपने को देखने को मिलती है बहुत सारे स्टूडेंट की वहाँ पे। तो वो क्या थी कि जो अपने उनके आचार्य से मौखिक आधार पे पढ़ते थे, फिर उनके नोट्स जो है फिर उनके बारे में अनुभव जो लिखते थे वो उनके आगे चल के उनका ग्रंथ, उनका साहित्य तैयार करते थे, ठीक है। तो पढ़ाने की पद्धति कैसी थी? मौखिक पद्धति। और यहाँ पे जो बच्चे होते थे 300 छात्र होते थे। जो मैंने पहले बोला कि 10,000 छात्र होते थे और उनके लिए 300 कमरे बने हुए थे, ठीक है। 10,000 स्टूडेंट, उनके ऊपर 2,000 आचार्य, और उनके लिए क्या होते थे? 300 कमरे बने हुए थे। हर कमरे में अगर कोई बच्चा अकेला रहना चाहे तो अकेला भी रह सकता था, और जो अपना कमरा शेयर करना चाहे तो एक कमरे में 1 से 2, 2 से 2, 3 ऐसे जो आचार्य जो है या फिर छात्र जो है वो रह सकते थे। मतलब शेयरिंग सिस्टम भी थी, और अगर किसी को अकेला रहना है तो अकेला भी एक कमरे में रह सकता था, ठीक है। यहाँ के जो कमरे थे वो बहुत बड़े थे, और एक छात्र जो थे इतने पढ़ाई में मग्न हुआ करते कि जब वाद विवाद होता था तभी एक दूसरे को देखते थे। क्योंकि हेनसन, मैंने बोला है कि नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसन जो है 2 साल तक पढ़ाई करता रहा है,
तो उसने अपने प्रवास वर्णन में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है और उसने कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र होते थे, अगर उनमें से किसी को लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हो चुका हूँ, अब मैंने ध्यानार्जन कर लिया है, तो वो वाद विवाद का आयोजन करता था और उस वाद विवाद में अगर कोई उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता था और चुनौती स्वीकार करने के बाद अगर वो जीत गया तो उसकी जो है हाथी पे बिठा के जो उसका स्वागत करते थे, माला से स्वागत किया जाता था, उसको बहुत सारे उपहार दिए जाते थे। अगर वो वाद विवाद में हार जाता है तो उसका मुंह पे काली पोत के उसको गले पे बिठा के पूरी इसकी जो है गांव से उसको घुमा के लाते थे। इस प्रकार जो थी वाद विवाद का एक बार हेनसांग को भी ऐसी चुनौती दी गई थी, लेकिन हेनसांग ने उसको हरा दिया। वो जो जिसने चुनौती दी थी उसने कहा था कि जो मुझे हराएगा उसे मैं अपना सिर काट के दूंगा। हेनसांग ने उसे चुनौती में हराया, लेकिन हेनसांग ने उसका सिर नहीं लिया क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो हिंसा के खिलाफ है, हिंसा के तत्वों को मानता है। तो हेनसांग ने भी उसका सिर काट के नहीं लिया, उसको माफ कर दिया। तो आगे चल के जो वाद विवाद आयोजन किया था वो उसका शिष्य बन गया। इस बारे में हर्षवर्धन ने अपने प्रवास वर्णन शिवकी में लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका अवसान है, फिर इसका विनाश कैसे हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसकी स्थापना है 3 बार हो चुकी है। पहली कब हुई है, ये नालंदा की जो स्थापना है सबसे पहले कुमारगुप्त के काल में हुई। ठीक है, फिर उसके बाद हर्षवर्धन के काल में इसके पुनर्रचना की गई और फिर गोपाल। अब ये वंश कौन से है, गुप्त, वर्धन और ये है पाल। ये इनकी जो है बांधनी हुई थी यहाँ पे, या फिर इसे हम रचना भी बोल सकते हैं, पुनर्रचना। ठीक है, इनकी पुनर्रचना हुई थी। अब इनका विनाश कब हुआ है, कुमारगुप्त के काल में हुनों के द्वारा। ठीक है, हुन, और हुन में कौन था, तो मिहिरकुल। देखिए, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, लेकिन कुमारगुप्त के काल में जो था मिहिरकुल, उसने नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया था और इसको हानि जो है क्षति पहुंचाने की कोशिश की थी। तो उसके बाद में स्कंदगुप्त ने, इसके काल में जब है स्कंदगुप्त ने इसकी पुनर्रचना की थी। इसका जो पुनर्रचना है या फिर पुनर्बांधनी है वो स्कंदगुप्त ने किया था। कब, और मिहिरकुल। अब मिहिरकुल ने क्यों इस नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध भिक्षुओं का विश्वविद्यालय था, वहाँ पे बौद्ध भिक्षु थे। और जो मिहिरकुल था हुनों का सरदार, वो बौद्ध लोग जो थे या फिर बौद्ध धर्मावलंबी जो भी थे उनकी बहुत चिढ़ करता था। और वो चिढ़ क्यों करता था, क्योंकि मिहिरकुल ने बौद्ध धर्म को जानने की बहुत कोशिश की। उसने बहुत बार बौद्ध भिक्षुओं को कहा कि मुझे बौद्ध धर्म के बारे में जानना है, लेकिन वो इतना बर्बर था और इतने निष्ठुर थे कि बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने उसकी तरफ इग्नोर कर दिया। और जब उन्होंने कहा कि बौद्ध भिक्षु को मेरे दरबार में भेजो, तो जो मेन बौद्ध भिक्षु थे उनने एक साधारण से बौद्ध भिक्षु को जो है मिहिरकुल के दरबार में भेजा था। इस कारण बौद्ध जो मिहिरकुल था उसको लगा कि बौद्धों ने मेरे साथ छल किया है और इसको गुस्सा आ गया, और इस गुस्से के कारण उसने जहाँ भी बौद्ध धर्मावलंबी दिखे उनकी बहुत सारी कत्ल की, उनकी हत्या की। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालय था, बौद्ध धर्म संबंधित था, इसलिए इसने मिहिरकुल ने नालंदा विश्वविद्यालय पे भी आक्रमण किया था, उसको हानि पहुंचाने की, उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त ने इसकी पुनर्बांधनी की है। जब किसने, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो ये पहला जो विनाश कब हुआ है, ये मिहिर काल, हुनों के काल में। फिर दूसरा जो है हर्षवर्धन के काल में गोंड शासक शशांक ने, गोंड शासक शशांक। ठीक है, अब गोंड शासक जो शशांक था हर्षवर्धन के काल में, तो इसने क्या करता था, गोंड शासक शशांक जो था ये बहुत कट्टर शिव भक्त था, और कट्टर शिव भक्त होने के साथ साथ ये दूसरे जो धर्मावलंबी थे इनकी घोर चिढ़ करता था। इसके कारण इसने नालंदा, क्योंकि उसका हर्षवर्धन के साथ नहीं पटता था, तो इसने क्या किया, शशांक ने, वो शिव भक्त था और हर्षवर्धन जो था बौद्ध धर्म को मानने वाला था, लेकिन तब इसने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। लेकिन शशांक ने नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया क्योंकि वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, और जो शशांक है वो कट्टर शिव भक्त था, इसलिए उसको क्षति पहुंचाने की, हानि पहुंचाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद पाल धर्मवंश में भी जो इसकी रचना हर्षवर्धन के बाद जब आता है पाल वंश आता है, तो उसमें पुनर्रचना करने की, उसमें दुरुस्ती करने का जो काम है वो पाल वंश में भी किया गया है, गोपाल ने। ठीक है,
लेकिन ये दोनों बार जब मिहिरकुल और शशांक ने नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया, लेकिन उस आक्रमण का जो रूप था वो लघु रूप था, मतलब उतनी हानि नहीं पहुंचाई, बस थोड़ा बहुत उसको खरोच आई होंगी या फिर जो भी कंपाउंड रहे होंगे वो टूट गए होंगे या फिर एक आध इमारत जो है उसको तोड़ी होंगी। लेकिन उसके बाद जब आया बख्तियार खिलजी, मुगल शासक बख्तियार खिलजी, ये पागल सा संकी जो शासक था, ये मुगल शासक था पागल, इसने इसके ऊपर जो उपकार किए भारतीयों ने, इसने पर कैसे की तो मैं बता देती हूँ, इसके बारे में एक स्टोरी है। तो जो बख्तियार खिलजी था ये एक बार बीमार पड़ गया, तो अरब के जो वैद्य थे, इसके राज वैद्य थे, उसको सुधार नहीं पाए, बहुत सारे अरब के जो वैद्य थे इसको सुधार नहीं पाए, किसी ने इसको सजेशन दिया कि भारत में जो है वैद्य है उनको बुलाकर इसका इलाज करवा जाए तो अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन बख्तियार खिलजी इतना घमंडी था या फिर इसको इतना अपने अरबी जो वैद्य इस पर इसको इतना घमंड था कि वो भारतीय वैद्यों को बुलाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ भी करने के बाद जब इसका जो बीमारी थी वो आराम नहीं हो रही थी, तो बड़े मुश्किल से उसने भारतीय राजवैद्य को बुलाया, जो राजवैद्य थे और नालंदा, देखिए नालंदा के राजवैद्य थे, वो राजवैद्य जो है बख्तियार खिलजी के दरबार में गए। तो बख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रखी और कहा कि मैं इलाज तो करवाऊंगा, लेकिन इलाज में कोई भी भारतीय जड़ी बूटी औषधि है उसका यूज नहीं होना चाहिए। अब ये राजवैद्य के सामने समस्या आ गई, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने कहा कि कोई भी भारतीय जड़ी बूटी का मैं यूज नहीं करूंगा, कोई भी दवाई का मैं यूज नहीं करूंगा। तो राजवैद्य ने एक शक्ल लड़ाई और उन्होंने कहा कि ठीक है, और उनका जो कुरान शरीफ होता है, कुरान जो होता है शरीफ पाक कुरान बोलते हैं जिसको, तो कुरान के जो पन्ने होते हैं उस पर राजवैद्य ने दवाई चिपका दी और कहा कि ये किताब आप रोज रोज पढ़ते रहे। और फिर धीरे धीरे वो जब बख्तियार खिलजी जो था कुरान पढ़ता रहा और फिर आराम हो गया, उसकी जो बीमारी थी वो धीरे धीरे आराम हो गई। फिर इसने कहा कि जो काम जो थे, क्योंकि जब ये पढ़ता था कुरान तो अपने उंगलियों को मुंह से चाटता था, या फिर इस वजह से क्या हुआ कि जब ये पन्ने पलटता था और थूक लगाता था तो इसकी जो उंगलियां थी वो किताब से चिपकती थी और फिर वो मुंह में रखता था थूक लगाने के लिए, तो जो दवाई होती थी वो कुरान शरीफ पाक से उसके मुंह में जाती थी। इस राजवैद्य ने शक्ल लगाई थी, जो दवाई पन्नों पे लगाई थी, इस कारण ये बख्तियार खिलजी जो है वो आराम हो चुका था। लेकिन इसमें इतना घमंड था, इतना ही ईगो था कि इसको लगा कि मेरे अरबियन राजवैद्य है वो मुझे आराम नहीं कर पाए, जो भारतीय मामूली सा भारतीय वैद्य है वो ये आराम कर सका है। तो इसने उस उपकार का बदला ऐसे किया कि बोला कि ये वैद्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय से आया है, अगर मैं इस नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दूं तो आज के बाद इतना महान या फिर इतने महान जो है चाहे राजवैद्य हो या फिर जो भी कोई ज्ञानी है वो होंगे ही नहीं। इसलिए इसने जड़ को खत्म करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देने की आज्ञा दी। बख्तियार खिलजी जो संगी था जिसके उपकार किया गया, उसकी जो बीमारी आराम की गई, इसने उसके उपकार के बदले नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। ये आग इतनी भारी मात्रा में लगाई गई थी कि नालंदा विश्वविद्यालय में जितनी बुक्स थी वो 90 दिनों तक जलती रही, ठीक है, और उस आग में नालंदा विश्वविद्यालय हमेशा के लिए भस्म हो गया। और अब एक इम्पोर्टेंट सी बात बता दूं मैं आपको कि इसको शोकांतिका कहेंगे या फिर हमारी भारतीय मानसिकता कहेंगे, अभी चाहे कुछ भी कह सकते हो, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, हमारे जो कोहिनूर को जला दिया, उसी के नाम का बख्तियार नगर जो नालंदा जो विश्वविद्यालय बिहार में है, तो उसी आसपास एरिया में छोटे से गांव का नाम जो है वो बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियार नगर नाम रखा गया है, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया। थैंक यू।